हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट आपकी है ये सीडीपी की प्रैक्टिस सेट चल रही है और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये पेपर 2 है। तो आज ही हम ये लास्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा आप सभी को लगे आप कमेंट करके बताइएगा। हमने सोचा था कि आज के बाद हम सेकेंड वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसे बंद करेंगे और जो आपका पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये 20 तक कंप्लीट हो गया है। 20 तक पेपर 1 को भी हम सोच रहे थे कंप्लीट कर लें। ऐसे ऐसे 20 करके आपके सारे प्रैक्टिस सेट को हम करा देंगे। बाकी जिस जैसे समय मिलेगा वैसे हम कराते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, हम देखते हैं, क्योंकि कल हमने 15 तक करा दिया था आपको। 16 के समावेशी स्कूल की स्थापना में डैश शामिल है। ऑप्शन ए है बहिष्करण पर सवाल उठाना, बी है नामीकरण को अपनाना, सी है पृथक्करण का पुष्टिकरण, डी है आपका कि दोषारोपण का प्रोत्साहन। तो देखिए समावेशी स्कूल की स्थापना पूछा है आपको, तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। जैसा कि हम आप सभी को कहते हैं कि आप पढ़ने से पहले एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और नंबरिंग क्या करिए। जैसे हम 16 पढ़ा रहे हैं तो 16 से लेकर आप 30 तक नंबरिंग करिए, फिर अपने से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं अगर आपका सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। अगर आप 12 से 13 नंबर तक जाते हैं 15 नंबर में से, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि बहिष्करण पर सवाल उठाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको इस तरीके से रखा है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम आपको 3 ही पॉइंट देंगे, मतलब ऑप्शन आपको 3 ही देंगे। इसी में से आपका उत्तर एक होगा, आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन है कि वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। बी है आपका कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। ऑप्शन सी है कि ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती है। अब आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन में ये पूछना आपको चाह रहा है कि जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो अगर कक्षा की चर्चाओं में उन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कक्षा में आपकी कोई चर्चा हो रही है तो उन्हें क्यों उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति हम सहानुभूति करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे ऐसे बच्चे हैं उनके प्रति हम सहानुभूति करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। और ना ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चा आ रहा है उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन सिखाने वाला चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही होगा कि जो प्रत्येक बच्चे को क्या होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चे को एक साथ पढ़ाएंगे। चाहे बच्चा, जिससे समावेशी शिक्षा मैंने बता दिया कि बच्चा चाहे वंचित पृष्ठभूमि से आए, चाहे बच्चा तो क्या हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, या तो उसको दिखाई ना देता हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, उसको हम क्या करेंगे, साथ में लेके पढ़ाएंगे। बच्चे को कभी भी हमें क्या करें, पृथक्करण नहीं करना है, अलग नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है बातें। अगला हम देखते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कतल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य, मतलब डिस्ग्राफिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है आपका डिस्फेजिया, डी है आपका डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको इंग्लिश वाला आप याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले में इंग्लिश देता भी है और कभी कभी हिंदी वाले में भी आपको इंग्लिश ही दे देता है। सेम सेम ऐसे आपको क्या करेगा, हिंदी नहीं देता है। तो आप दोनों याद रखेंगे कि डिसग्राफिया को हिंदी में क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया को हिंदी में क्या कहते हैं और डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जब बच्चे का क्या होता है, आइए हम उत्तर देखते हैं कि जब बच्चे का, देखिए जब नमन को मनन बोलने लगे, कलम को कतल बोलने लगे, तो ये क्या है, उसका जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि ये अभिलक्षण किस पे जाएगा, पठन वैकल्प पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी देखिएगा यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये 20 तक हम चलाएंगे। 20 के बाद आप सभी बताइएगा कि बंद करें या फिर 20 के बाद इसको 21 तक भी लेके चले, क्योंकि यहाँ पे बीएड और डीएलएड वाले दोनों बच्चे होंगे। तो जो बच्चे डीएलएड के होंगे उन्हें तो दोनों चाहिए, ठीक है, 1 और 2। और जो बीएड के बच्चे होंगे उन्हें तो सिर्फ दूसरा ही चाहिए। तो अगर हम पहला पढ़ाने लगेंगे तो जो बीएड के बच्चे होंगे उनका छूट जाएगा। तो आप सभी में कमेंट करिएगा तो हमें पता चलेगा ताकि कितने बच्चे डीएलएड के हैं और कितने बीएड के हैं। तो इस तरीके से मैं अपना मैनेज करके आपको प्रोवाइड करती रहूँगी क्वेश्चन।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछना चाह रहा है आपसे। आइए देखते हैं कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि जरूरतें के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। ऑप्शन 1 है शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना। ऑप्शन 2 है परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना। ऑप्शन 3 है व्याख्यान प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन 4 है विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। अब आइए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है कि 1 2 4। ऑप्शन बी में दिया है 1 2 3 4। ऑप्शन सी में दिया है 1 और 2। ऑप्शन डी में दिया है 1 और 3। तो यहाँ पर बताइए कि उत्तर क्या होगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, हम आपको बता देना चाहते हैं। बच्चे को कम सुनाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत के अनुसार आप कैसा समायोजन करेंगे अगर आपको पढ़ाना है। देखिए बच्चे को अगर कम सुनाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देंगे ताकि पास में रहेगा तो बच्चे को अच्छी तरीके से सुनाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही लग रहा है। दूसरे में क्या करें कि परिवेश की पृष्ठभूमि को शोर को कम करना, तो ठीक है शोर को कम करेंगे ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से सुनाई दे। व्याख्यान प्रणाली का उपयोग हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम व्याख्या करते जाएंगे और बच्चे को क्या पता सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम व्याख्या की जगह हम विज्ञप्ति पत्रक देना और आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण देंगे। क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे दिखने वाली और पढ़ने वाली चीज़ें ऐसे देंगे ताकि वो चीज़ें मैनेज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 और 4 सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है। आप एक शिक्षिका हैं तो अपने शिक्षार्थी में रचनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी का कराना है आपको, मतलब उसको क्या करना है, क्रिएटिविटी इन हर स्टूडेंट बाई। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है कि कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। बी है केवल पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर। सी है बार बार अभ्यास और वेधन से। और डी आपका है कि यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लगाकर आप सभी उत्तर आराम से दे सकते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर हम डी से स्टार्ट करते हैं कि यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण। हम सुनिश्चित कभी नहीं करेंगे पूर्ण नियंत्रण हो, कंट्रोल कभी भी ओवर कंट्रोल नहीं करना है। आपको हमने हमेशा बताया है ओवर कंट्रोल आ जाए या रिपीटेड ड्रिल प्रैक्टिस आ जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल आ जाए ये ऐसे ही निगेटिव हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बचा कि क्या करेंगे, कई विचार और सहज ज्ञान युक्त अनुमान का हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन क्या पूछा आपका, पॉजिटिव पूछा है, तो आंसर भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए, डैश प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा। बी है प्रतिस्पर्धा को सहयोग। सी है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को महारत उन्मुख लक्ष्य। और डी आपका है डी में हम देख लेते हैं कि विफलता स्वीकार्य लक्ष्य को विफलता परिहार लक्ष्य। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए अगर आप एक शिक्षक हो तो आपको किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, तो आपको आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा जब अंदर से मोटिवेशन उसको आएगा तब बच्चा अच्छी तरीके से कार्य को करेगा, ठीक है। और बाहरी अभिप्रेरणा को हमें ज़्यादा ज़्यादा जैसे पुरस्कार देना और इस तरीके का लालच देना बच्चे को हमें नहीं करना है। उसके आंतरिक अभिप्रेरणा को ज़्यादा ज़्यादा मोटिवेट करना है ताकि बच्चा अंदर से मोटिवेट रहेगा तो चीज़ों को अच्छी तरीके से करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। ऑप्शन ए है ऊब, बी है आनंद, सी है खुशी, डी है गर्व। अब देखिए इसमें से एक ऐसी प्रतिक्रिया आपकी है या एक प्रक्रिया ऐसी है जो आपको सीखने में बाधा डालती है। तो ये तो क्वेश्चन आपका आसान है कि आपके सीखने में आपको अगर ऊबन हो रहा है तो ये आपको बाधा डालती है, आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, विद्यार्थी क्या जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। ऑप्शन बी है मानते हैं कि क्षमता बुद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं। ऑप्शन डी है सीखने उन्मुखी लक्ष्य तय करते हैं। अब देखिए अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, अधिगम का जो हेल्पलेसनेस है उसको बताना है आपको, तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा कि मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। ऐसा कभी भी हमारा जब फिक्स्ड और स्टेबल कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, जब हम चीज़ों को फिक्स्ड और स्टेबल मानने लगेंगे तब हमारा अधिगम जो होगा वो असहायता हमें महसूस होगी, वो मतलब अधिगम हम सीख ही नहीं पाएंगे। सॉरी, अधिगम किसी चीज़ का हम कर ही नहीं पाएंगे जब हम समझ जाएंगे कि जो हमारी क्षमता है वो स्थिर है या स्टेबल है, इससे आगे नहीं हो सकता हमसे, तो ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। कभी 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 क्या, कभी हमेशा ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने विश्वास कर लिया कि ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि बिलीव दैट एबिलिटी इज फिक्स्ड एंड स्टेबल। अगर आप बिलीव कर लिए कि जो आपकी एबिलिटी है वो फिक्स और स्टेबल है तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो यही कह रहा है कि जो अधिगम की असहायता है वो यही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। ऑप्शन बी है शिक्षक याद करने के कितने अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह की सजा दी जाती है। ऑप्शन डी है कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस विभिन्न प्रकार की भौतिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आप सभी को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में से सीखने को कैसे लागू कर पाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि वस्तु और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए ये थोड़ा जो आपका ये क्वेश्चन है ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आपके इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो आप पूरे तरीके से कर लेते हैं, कभी कभी हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको 10 या 9 करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि अपनी सोच के बारे में सोच पाना डैश कहलाता है और एक डैश कौशल है। ऑप्शन ए है अनुकूलन निम्न स्तरीय। क्या ये एक निम्न स्तरीय कौशल है? क्या ये अनुकूलन कहलाता है या उच्च स्तरीय आपका कौशल है? क्या ये अभिसंज्ञान कहलाता है, निम्न स्तरीय कौशल है? क्या ये अधिसंज्ञान कहलाता है, उच्च स्तरीय कौशल है? तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्या है, एक अधिसंज्ञान है और उच्च स्तरीय कौशल है। अपने बारे में सोचना मतलब क्या है, सोच पाना आपका अधिसंज्ञान होगा। ठीक है, मेटाकॉग्निशन होगा और ऑर्डर क्या होगा आपका, हायर ऑर्डर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 का। क्वेश्चन नंबर आपका 26 पूछा गया है कि एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है। ऑप्शन ए है बच्चों को बारंबार वेधन व अभ्यास करने को कहकर। बी है जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देकर। सी है आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर। आपका डी है कि पाठ्य पुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके। अब देखिए आप एक शिक्षिका हैं, आपको रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित करना है आपको ये बताना है, तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कभी भी हम बार बार वेधन नहीं करेंगे। हमने आपको हमेशा बताया है कि रिपीटेडेड चीज़ें हमें बार बार नहीं करनी है। रिपीटेडेड ड्रिल जहाँ आएगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें हम कभी सजा नहीं देंगे। सजा देना हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसके बाद क्या है, पाठ्य पुस्तक के सवाल को निर्देशित जहाँ आ गया मतलब निगेटिव पॉइंट है, वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बचा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, दिलचस्प व क्या करेंगे, संवादात्मक बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 27। क्वेश्चन है कि कथन ए एंड कथन आर। ठीक है, कथन वाला क्वेश्चन आपका है। तो देखिए कथन में क्या कह रहा है ये कि माध्यमिक स्कूल
माध्यमिक हमने आपको बताया है 6 to 8। अगर आप स्टार्टिंग से देखते होंगे तो आपको पता है 6 to 8 कि स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। क्या आपको सही लग रहा है ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप क्लास 6 to 8 में बच्चा पढ़ रहा है, आप उसके गलत उत्तर को आप सही बना देंगे तो ऐसा नहीं है। उत्तर लिख के लाया, बच्चे को समझाइए कि चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, आप डायरेक्ट उसका सही उत्तर नहीं लिखेंगे। तर्क में है कि सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। हमने कहा है आपको, जहाँ वेधन आ जाए, बारंबारता आ जाए, मतलब रिपीटेटेड ड्रिल जहाँ आ जाए वो निगेटिव है, तो वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन ए एंड आर दोनों गलत है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी नहीं करता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। आइए इसका हम उत्तर भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, ये सही होगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स एंड आर, चलिए इसमें कथन का नहीं दिया, बस इतना ही दिया कि ए एंड आर दोनों क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? ऑप्शन 1 है समकक्षी को समझाना, 2 है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, 3 है आपका मानचित्र व प्रवाह संचित्र बनाना, 4 है उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, 5 है खुद से सवाल करना। तो आप सभी को उत्तर बताना है, क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि रणनीति क्या पूछा है, कौन सी रणनीति जो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सारे जो रणनीतियां हैं वो अधिगम को सुसाधित नहीं करेंगे। समकक्षी को समझाना, मानचित्र बनाना, मानसिक चित्र को प्रवाह संचित्र बनाना, उदाहरण गैर उदाहरण सोचना, खुद से सवाल करना, ये अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें देख लीजिए जो अर्थपूर्ण अधिगम है, अर्थपूर्ण अधिगम आप समझ लीजिएगा कि जो पूर्व के ज्ञान को जोड़ते हैं। तो इसमें पांचों में से आप किसी भी चीज में पूर्व के ज्ञान को नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, आपका सुसाधित नहीं करेगी। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या है, जो अर्थपूर्ण अधिगम संबंधपरक अधिगम है, यह पूर्व ज्ञान और अनुभव से संबंधित है। यह हमारे पूर्व दृष्टिकोण को क्या करता है, बदल देता है, और हमें गहन अधिगम करने में क्या करता है, मदद करता है। यह नई विषय वस्तु को सीखने या नए सूचकांकों को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है, जो क्या करता है, आपको वर्तमान रुचि या ज्ञान के आधार से संबंधित है। तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित करने की रणनीतियां निम्न है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो उत्तर है, क्वेश्चन ही आपका गलत दिया है, क्योंकि देखिए ये रणनीतियां हैं, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही गलत दिया है। आप इसको हटा दीजिएगा, नहीं को हटाएंगे तब जाकर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा, नहीं को हटा दीजिएगा। अगर नहीं दिया है तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन पूरा गलत ही दिया है आपका। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। नहीं को हटाएंगे तब ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है कि नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। मतलब नेहा क्या कर रही है, रश्मि से अच्छा अंक लाने के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है, ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित कर रही है? आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त से अच्छा अंक पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपको दिखाना है कि आप अपने दोस्त से क्या है, बेहतर कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि आप किस लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य, बी है सीखने के लक्ष्य, सी है महारत लक्ष्य, डी है आपका प्रदर्शन लक्ष्य। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, आपका प्रदर्शन लक्ष्य आ जाएगा। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूछा गया है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए नहीं होगा पूछा है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है, ऑप्शन भी हमारा निगेटिव में ही आएगा, सही होगा। ऑप्शन ए है कि कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से, बी है पाठ्यचर्या पुस्तक में दी गई विषय वस्तु से, सी है आपका सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया, डी है आपका दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। तो आप सभी को उत्तर बताना है, क्या होगा, निगेटिव क्वेश्चन है, उत्तर भी आपका निगेटिव ही आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा हो उसमें बच्चों को सीखना आपको प्रभावित नहीं होगा। कैसे नहीं, जो दोस्तों का द्वारा प्राप्त अंकों से। दोस्त जो अंक प्राप्त किए हैं इससे आपके सीखने का उससे कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि ये ऐसी समाजवादी रचना कक्षा में बच्चों को सीखना कोई भी प्रभावित आपको नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज के थोड़े क्वेश्चन टफ थे, तो आपने 15 में से कितना क्वेश्चन किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी आप ये भी कमेंट करिएगा कि क्या मैं कल से इसका जो 21 पार्ट है उसको लेके आऊँ, या तो फिर हम कल से आपका 1 to 5 के लिए स्टार्ट कर दें। तो जैसा होगा आप सभी बताइएगा, तो कल उन चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप तक ज़रूर पहुँचता है अगर बेल आइकन पर आपने क्लिक किया है। तो थैंक यू एवरीवन।